Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth Rudoli. Today's our SST topic is Nazism and the rise of Hitler. Now it is starting, and today in this lecture we will study about the introduction of Nazism and the rise of Hitler. What is the condition, what is the situation that the Nazism एक विचारधारा है जो जर्मनी से उत्पन्न हुई, उसकी सिचुएशन क्या थी, उसकी कंडीशन क्या थी, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। इसके रेस्ट ऑफ टॉपिक्स हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। इन योर टेक्स्ट बुक there is an incident of a boy who was not understand what his mother and father were talking about, and after some time his father was assassinated, was killed by the allied army, allied power. Here I have write two words in this lecture. These two words keep a very prominent place in this lecture, and this lecture for understanding this lecture, it is very necessary that you may know these two words. What are the allies and the genocidal? Allies and genocidal, ये टू वर्ड्स आपको आपके बुक में भी मिलेंगे। पहले इनके बारे में आप समझ लीजिए। व्हाट इज द अलाइंस? इसी वर्ड से अलायंस बना हुआ है, यानी गठबंधन। अलायंस मीन्स क्या होता है? गठबंधन। देखिए, वर्ल्ड वार के समय में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार, दो वर्ल्ड वार हो चुके हैं, उसमें संसार के जो महत्वपूर्ण कंट्रीज़ थे, जो पावरफुल कंट्रीज़ थे, दो पार्टियों में बट गए थे। और उसमें मेन एक एलाइज था, एक तो जर्मनी और बुल्गारिया, और बुल्गारिया और उसका था स्पेन का, और दूसरे में जापान, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, ये सब थे। तो जो एलाइज पावर था, उसमें एलाइज पावर में तीन मेन पावर थे, रसिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड। इसके साथ जापान भी था और सारे कई कंट्रीज थे। दूसरी तरफ मेन था हेड, इसमें भी मेन कौन था? इंग्लैंड, क्योंकि उस समय इनका पावर पूरे वर्ल्ड में माना जाता था। और दूसरी तरफ मेन पावर कौन था? जर्मनी। तो जब एलाइज वर्ड का प्रयोग होगा कहीं भी इस लेक्चर में, तो तुरंत आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि संयुक्त सेनाएं, फ्रांस, रसिया और इंग्लैंड की, और जापान की जो संयुक्त सेनाएं थी जो जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी, उन्हें एलाइज के नाम से जाना गया है। राइट। सेकेंड है जेनोसिडल। जेनोसिडल एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है मर्डर, किलिंग। लेकिन किलिंग 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, किलिंग ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़ी, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जब लोगों को मारा जाएगा, तो जेनोसिडल, यानी पूरी जेनेटिक को ख़त्म कर देना, इस वर्ड से बना हुआ है। तो ये दो वर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं उस छोटे बच्चे की कहानी से, तभी ये चीज़ हमारे समझ में आएगी। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 के ये वो टाइम था, लास्ट टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed. एक 11 वर्ष का लड़का हेलमट था जो अपने बिस्तर पे सोया हुआ था। When he overheard his parents discussing something in serious tones, और उसने सुना कि उसके माता पिता किसी बहुत ही गंभीर विषय पे बहुत गंभीर आवाज़ में डिस्कस कर रहे थे कोई सी बात को। His father a prominent physician, उसका पिता जो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन था, डेलिबरेटेड विद हिज वाइफ फॉर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली। वो कह रहा था अब समय ऐसा आ गया है कि हमारा पूरा परिवार मार दिया जाएगा। ये कहानी है, स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्या सिचुएशन थी नाजीज़्म के उदय का, नाजीवाद जैसे कहते हैं, या हिटलरवाद,
हिटलर का सुपरमेसी थ्योरी भी आई है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। और इफ़ यू शुड कमिट सुसाइड एलोन, उसके फादर ने कहा कि या तो हमें मार दिया जाएगा या तो हमें सुसाइड कर लेना पड़ेगा। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ द रिवेंज सेइंग नाउ द एलाइज, फिर देखिए एलाइज वर्ड आ गया, विल डू टू अस व्हाट वी डू टू क्रिपल्ड एंड ज्यूज। उसने कहा कि अब एलाइज हमारे साथ वही करेगा जो हमने क्रिपल और यहूदियों के साथ किया था, ज्यूज के साथ किया था। यानी नाजीवाद के समर्थक दूसरे प्रजाति के लोगों को और यहूदियों को पहले बहुत बड़ी मात्रा में क्या किए थे, जेनोसाइड, उनको मारने का काम किए थे। हिटलर अपने आप को बहुत सुप्रीम मानता था, अपनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति का मानता था। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग। दूसरे दिन अपने पुत्र हेलमट को उन जंगलों में ले गया जहाँ पे वो उस समय पहले अपना बहुत अच्छा जीवन बिताए थे। लेटर बाद में हेलमट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, बाद में हेलमट के पिता ने अपने आप को स्वयं अपने ऑफिस में शूट कर लिया। हेलमट रिमेंबर्स दैट ही saw his father's bloody uniform being burned in the family fireplace। और हेलमट ने अपने पिता के ब्लडी यूनिफॉर्म में लिपटे हुए अपने फायरप्लेस में जलते हुए देखा। सो traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years। वो थोड़ा सा एकदम अस्तंभित रह गया, डर गया। उसने जो कुछ सुना था और जो कुछ भी देखा था उन चीज़ों को देख करके वो डिलेमा की स्थिति में आ गया था, कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ गया था और 11 वर्ष तक अपने घर पे 9 वर्ष तक अपने घर पे आया ही नहीं। He was afraid that his mother might poison him, और उसके दिमाग में आया कि शायद उसकी माँ उसे पॉइजन दे देगी। यानी माता पिता के उस वार्तालाप को वो एक दूसरे के विरोध में सुना, विरोध में जाना, जबकि बात ऐसी नहीं थी। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये तो एक जर्मन बॉय के जीवन की कहानी है और इस कहानी से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हाउ फियरफुल द टाइम वाज। टाइम कितना फियरफुल था, कितना भयानक था नाजियों के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been Nazi and a supporter of Adolf Hitler। हेलमट ये नहीं समझ सका कि उसके फादर ने जो कहा था वो क्या था, लेकिन वो जानता था कि उसके पिता नाजी थे, नाजीवाद के समर्थक थे और एडोल्फ हिटलर के समर्थक थे। Many of you will know something about the Nazi and Hitler। आप लोग नाजी और हिटलर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। You probably know of Hitler's determination to make Germany into the mighty power and his ambition of conquering all of Europe। आप ये भी जानते थे कि बहुत ही विस्तारवादी नीति का व्यक्ति था हिटलर। वो पूरे यूरोप में अपना शासन स्थापित करना चाहता था, अपने सुपरमेसी का इसके सिद्धांत को लागू करना चाहता था। You may have heard that he killed Jews। उसके बारे में एक थी कि यहूदियों को उसने चुन चुन करके मारा था। But Nazis was not 1 or 2 isolated act। लेकिन नाजियों के केवल 1 या 2 आइसोलेटेड एक्ट नहीं है, निंदनीय एक्ट। इट वॉज अ सिस्टम। ये पूरा का पूरा इसने एक सिस्टम डेवलप कर रखा था। ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ का पूरा स्ट्रक्चर था इसका। अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, पूरे संसार के लिए और पॉलिटिक्स के लिए। हिटलर की एक बुक है जो जर्मन भाषा में, उसका नाम है मेन काम्फ और उसका मतलब हुआ मेरा संघर्ष। उसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ चीज़ें हिटलर की आपको जानने का मौका मिलेगा उस किताब को। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। अब हम देखें कि नाजिज्म क्या है। लेट अस सी व्हाई हेलमट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ। हम ये पता लगाएं कि हेलमट के पिता क्यों मर गए, क्यों अपने आप को मार दिया। एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज, और उसके डर का कारण क्या था। अब यहाँ से चलते हैं मेन लेसन। इन May 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
और उसके अंतिम चरण में 1945 में जर्मनी ने एलाइज ग्रुप के सामने सरेंडर कर दिया, यानी फ्रांस, रसिया एंड इंग्लैंड के सामने जर्मनी ने क्या किया, सरेंडर कर दिया, हार मान ली अपनी। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। हिटलर और उसके जो प्रोपेगेंडा यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो उसका था, उसके मिनिस्टर और उसकी पूरी फैमिली बर्लिन में जो उनका बंकर था, उस बंकर में उन लोगों ने क्या किया, सुसाइड कर दिया। कब? अप्रैल 1945। एट द एंड ऑफ द वार द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरमबर्ग was set up to prosecute Nazi war criminal for the crime against peace, for war crimes and crimes against humanity। और जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी वो जर्मनी में प्रवेश की और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां नाजियों के खिलाफ अपनाई उन लोगों ने। जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वार के दौरान जर्मनी का जो कंडक्शन था, जो उसके आचरण थे, उन सब चीज़ों को लेकर के इन लोगों ने बदला शुरू किया। स्पेशली दोज एक्शन, मुख्य रूप से उस एक्शन के बारे में केम टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उस चीज़ के बारे में जो मानवता के विरुद्ध अपराध माना जाता है। नाजियों के उन कुकृत्यों का बदला लेना शुरू किया। रेज्ड सीरियस मॉरल एंड इथिकल क्वेश्चंस एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन। और पूरे वर्ल्ड में एक वो बहुत गंभीर वार्तालाप शुरू हो गई कि हाउ क्रूएल द नाजीज आर, नाजीज कितने क्रूएल हैं, पूरी मानवता के दुश्मन हैं। अभी आगे आपको पता लगेगा कैसे कितने लोगों को उन्होंने सर कलम कर दिया था, कितने लोगों को कैसे मार दिया था। व्हाट वेयर दीज एक्ट्स, वो एक्ट्स क्या थे, क्या कार्य उन्होंने किया था नाजियों ने। किसने? नाजियों ने क्या क्या कार्य किया था। अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जर्मनी हैड वैग्ड ए जेनोसिडल वार, उसने एक जेनोसिडल वार, देखिए जेनोसिडल वार डाल दिया, एक ऐसा वार कि जो नाजी नहीं है संसार में उन्हें पूरी तरह से क्लैश कर दो, पूरी तरह से उन्हें ख़त्म कर दो। which resulted in the mass murder of selected groups of the innocent civilian of Europe। और इसका परिणाम क्या हुआ? मास मर्डर हुआ, पूरा का पूरा एक ग्रुप पूरे यूरोप में साफ हो गया। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज, 6 लाख यहूदी मारे गए, 2 लाख जिप्सीज, 2 मिलियन, 2 लाख जिप्सी मारे गए, 1 मिलियन पुलिस सिविलियन पुलिस 1 मिलियन मारी गई, 70,000 जर्मन हु वेयर कंसीडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, और 70,000 जर्मनों को भी इसने मार दिया जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे। बिसाइड्स इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स, और इनके अलावा असंख्य संख्या में जो उसके पॉलिटिकल अपोनेंट थे उन्हें भी उसने ख़त्म कर दिया। यानी करीब 10 लाख लोगों का कत्ल इसने करवाया था। कौन? हिटलर ने, जो अप्रैल 1945 में अपने बंकर में अपने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अपने पूरे परिवार तथा उनके परिवार के साथ सुसाइड कर लिया था, जब उसे ये लगा कि हमको सरेंडर करना पड़ेगा। नाजीज devised an unprecedented means of killing people. This is by gassing them in the various killing centers। और मारा कैसे इनको? इकट्ठा कई तरीकों का इस्तेमाल किया, किलिंग सेंटर में बंद करके गैस का इस्तेमाल किया, तलवारों से कटवा दिया, गोलियों से भुनवा दिया, आग में डलवा दिया। द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। न्यूरमबर्ग में 11 नाजियों को डेथ का सेंटेंस दिया गया, सजा सुनाई गई। मेनी अदर वेयर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, बहुत से लोगों को जीवन भर के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया। द ट्रिब्यूनल डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वॉज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रूटलिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। लेकिन जो ट्रिब्यूनल वर्ल्ड का बना
उन लोगों ने पाया, उन लोगों ने सोचा कि नाजियों को जो सज़ा ये दी जा रही है, ये सज़ा कहीं बहुत कम है उनके उस अपराध की अपेक्षा। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World। और दूसरी चीज़ ये था कि एलाइज ग्रुप ये भी नहीं चाहता था कि वो उसी तरह से बुरी तरह से हारे जैसे पहले प्रथम युद्ध 1914 से 1919 का जो युद्ध हुआ था, प्रथम वर्ल्ड वॉर, उसमें जर्मनी मतलब किसी ग्रुप की हार और जीत तो नहीं हुई थी, लेकिन जर्मनी एक शक्तिशाली देश के रूप में बन करके उभरा था, तो एक तरह से दूसरे ग्रुप का हार ही था, इंग्लैंड की हार ही थी। तो ऐसा वो नहीं चाहता था। एवरीवन कम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस? जो जनरल एक्सपीरियंस था, जर्मनी के लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया था इन दोनों युद्धों से, वो क्या एक्सपीरियंस था, क्या उनका अनुभव था, उनके अंदर इतनी बैंडिंग कैसे अपनी चीज़ों के प्रति आ गई। तो इसके बारे में एक दूसरा टॉपिक हम लेकर के चलते हैं, बर्थ ऑफ द वीमोर रिपब्लिक। Birth of the ये जर्मनी की एक घटना है जो ये टाइटल यहाँ पे लिखा वीमर रिपब्लिक। जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का जर्मनी एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा 1942-1918 अलॉन्गसाइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलाइज। ऑस्ट्रियन एम्पायर के आसपास और एलाइज के विरुद्ध में, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया। एलाइज यही थे, भी मैंने बताया था, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया मेन पावर थे, उसके साथ जापान और सारी चीज़ें थी। All joined the war enthusiastically, hoping the gain from a quick victory। एक क्विक विक्ट्री प्राप्त करने के लिए बड़े ही उत्साह के साथ जर्मनी की सेना प्रथम विश्व युद्ध में लड़ी और कूटनीतिक स्तर पर वो विजित भी रही। जो एलाइड ग्रुप था फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया की, इनको क्रिटिकल तरीके से हार का सामना करना पड़ा था जर्मनी के सामने। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑल इट्स रिसोर्सेज। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो युद्ध खत्म हुआ था, दोनों सेनाओं में किसी की ना हार न जीत मानी गई थी, लेकिन मेंटली एलाइज हार गया था। उसका एक कारण था कि यूरोप के जितने भी रिसोर्स थे, उन सारे रिसोर्सों को जर्मनी ने लगभग नष्ट कर दिया था। उस सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय द ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। और फ्रांस तथा बेल्जियम जर्मनी के पक्ष में चले गए थे। हाउएवर द एलाइज स्ट्रेंथेंड बाय द यूएस एंट्री इन 1970। 1917 में यूएस, अमेरिका एलाइज में शामिल होता है और थोड़ा सा एलाइज मजबूत होता है, डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन द नवंबर 1980। और तब जर्मनी को वो डिफीट करने में सफल हुए। द डिफीट ऑफ द इम्पीरियल जर्मनी एंड द एब्डिक्शन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रीकास्ट जर्मन पॉलिसी। एम्परर का वहाँ पे मर्डर हो गया, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें फिर से एक पार्लियामेंट बनाने का मौका मिल गया। ए नेशनल असेंबली मेट एट वीमोर एंड एस्टेब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर। और एक नेशनल असेंबली
बीमोर नामक स्थान पे बीमोर के नेतृत्व में बनाया गया बीमोर के, और जर्मनी एक नई राइजिंग की तरफ बढ़ा। डिस्प्यूट वर नाउ इलेक्टेड द जर्मन पार्लियामेंट एंड रीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वल एंड द यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय द एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। यानी वोटिंग प्रोसेस इन लोगों ने अडॉप्ट किया। तो ये बीमोर राजपूत मतलब यहाँ पे आपको समझ में आया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे, इसके आगे की चीज़ें बताएंगे कि ये बीमोर रिपब्लिक, जो रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल, यहाँ एक जनतंत्र का शासन आया, बाद में हिटलर आया, उस पर अपना कब्जा किया, कैसे हुआ, क्या क्या इंसिडेंट घटित हुए, ये सारे इंसिडेंट हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू। आज इतना ही। इसको आप रिवाइज़ कीजिएगा, एक बार अपनी बुक से पढ़िएगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसे आप फिर से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।